Good morning, students. In the last video of class 12 business studies, we discussed the chapter number 7, that is directing. Under this chapter, we discussed what is directing, what are the importance of directing, and the most important things is the 4 elements of directing, that is supervision, motivation, leadership, and communication. Today we will move to the next chapter, the chapter number 8, that is controlling. You know what is the meaning of control? कंट्रोल मतलब किसी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग मेज़र करना. कंट्रोल करने का मतलब ये होता है कि बेसिकली जो हम ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है, उस ऑब्जेक्टिव को स्टडी करना और हमारी एक्टिविटी को स्टडी करना कि हमने अपनी एक्टिविटी के थ्रू, अपने डायरेक्टिंग प्रोसेस के थ्रू हमने अपने प्री डिटरमाइंड गोल को कितना % अचीव किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर एक्शन प्लान प्रिपेयर करना. यू नो मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. मैनेजमेंट में सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय whom टू डू. देयर आफ्टर उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजिंग, द सेकेंड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. इसमें हम लोग कंपनीज़ के लिए, बिजनेस के लिए रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं. द थर्ड स्टेप स्टाफिंग, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल कराना, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करना, सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर के रिलेशनशिप को डिफाइन करना, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को डिज़ाइन करना. ये सारे काम स्टाफिंग में किया जाता है. द फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ अ एक्शन प्लान, यानी अभी तक हमने जो प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग किया, अब उन सब को एक्शन में कन्वर्ट करना, दैट इज़ अ डायरेक्टिंग, यानी काम स्टार्ट करना. फिर जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बीतता है तो हम अपने काम को एनालिसिस करते हैं कि हमने अपने काम को कितनी ईमानदारी से किया है, हम अपने काम के द्वारा अपने ऑब्जेक्टिव को कितना % अचीव किया हुआ है, ये हमें कंट्रोलिंग बताता है. सो द कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, बट ये जो फंक्शन है ये हमारे नेक्स्ट प्लान यानी नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की नींव होती है, यानी बेस होता है. सो कंट्रोलिंग प्रोसेस द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, बट इट इज़ द एसेंशियल बेस फॉर द फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर ऑर्गेनाइजिंग, फ्यूचर स्टाफिंग, फ्यूचर डायरेक्टिंग. यानी फ्यूचर में हमें अपने काम को किस तरह से डिज़ाइन करना है, कैसे स्टाफ करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है. कंट्रोल हमें काफ़ी हद तक उसके लिए डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है. सो अगर हम करेंट प्लान को अगर ध्यान में रखें तो कंट्रोलिंग का रोल ये होता है कि वो ये हमें ये बताता है बेसिकली कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को कितना % अचीव कर सके हैं और फ्यूचर में हमें अपने प्लान में, अपने ऑर्गेनाइज में और अपने स्टाफिंग में और अपने डायरेक्टिंग में क्या क्या चेंजेस लाना होगा ताकि हम अपने गोल को 100% अचीव कर सकें. इसलिए हम लोग मैनेजमेंट को कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं. इट स्टार्ट फ्रॉम द प्लानिंग एंड एंड्स विद द कंट्रोलिंग, बट द कंट्रोलिंग helps to design and direct to the next process of management. So controlling क्या है, इसका डिटेल स्टडी हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. So let us start the chapter number 8, that is control. The first part of this chapter, that is concept of controlling. Controlling refers to the process of measurement of performance according to the standard, measuring deviation and taking corrective action to achieve predetermined goal. यानी कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड मीन्स कि हमने क्या सोचा था, हुआ क्या, यानी हमने क्या स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे. हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था कि पर डे हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, बट हम पर डे 80 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो 100 यूनिट्स क्या है, एक स्टैंडर्ड है. उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हमने अपनी परफॉर्मेंस को क्या किया, एनालाइज किया कि हम 80% अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ. मेजरिंग डेविएशन ये बताता है कि हम अपने काम से कितना पीछे रह गए, हम अपने गोल से कितने कदम पीछे रह गए. सो इस एग्जांपल से हमें क्लियर हो रहा है कि हम 20% पीछे रह गए. अगर हम 20%
और प्रोडक्शन कर लिए होते तो शायद हम लोग अपने गोल को अचीव कर लेते। एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन टू अचीव प्रीडिटरमाइंड गोल। कंट्रोलिंग हमको ये भी बताता है कि हम अब क्या करें, कौन कौन से एक्शन करें इन फ्यूचर ताकि हम अपने प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव कर सकें। सो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग इज इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, measuring deviation and taking corrective action to take predetermined goal. In order to seek result, manager must exercise effective control over the worker. So अगर हम कंट्रोलिंग प्रोसेस को देखें तो एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर क्या करता है, एक इफेक्टिव कंट्रोल भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है ताकि हम टाइम टू टाइम कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सकें। हम वीकली इस्टेब्लिश करें, मंथली इस्टेब्लिश करें, हाफ ईयरली इस्टेब्लिश करें कि हम अपने गोल को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को टाइमली रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। एक पूरे बिजनेस के लिए जो अकाउंटिंग साइकिल होती है वो 1 ईयर की होती है, और अगर एक बिज़नेस ने ये सोचा है कि उसे अपना सेल्स जो है वो 10% से मैक्स इंक्रीज़ करना है, यानी अगर वो 5 लाख रुपए की सेल्स कर रहा है एक साल में, तो वो नेक्स्ट ईयर जो है 5,50,000 की सेल्स करना चाह रहा है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो साल के अंत के रिजल्ट का वेट करेगा, वो क्वार्टरली, हाफ ईयरली अपने रिजल्ट को एनालिसिस करेगा कि वो अपने उस प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कितना सक्सेसफुल रहा है। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो क्या हम एट द एंड ऑफ द ईयर अपने गोल को अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ओके, सो द कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है वो सिर्फ एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर फॉलो नहीं होता, बल्कि वो टाइमली अडॉप्ट होता है। हम टाइमली उस पर एनालिसिस करते हैं कि मेरा ग्राफ कैसा जा रहा है, क्या मेरा ग्राफ ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि हम एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर कंपनी को एक हफ्ते के अंदर 1400 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, यानी 7 डेज़ में उसके 1400 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, यानी पर डे उसे 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। ओके, यानी उसने टारगेट को क्या कर लिया, डे वाइज डिवाइड कर लिया। अब वो पर डे जब काम बंद होगा तो मैनेजर और वर्कर की एक मीटिंग होगी जिसमें यह डिसाइड होगा कि आज जो प्रोडक्शन हुआ है वो 200 यूनिट्स के इक्विवेलेंट है या नहीं। यानी वो पर डे 200 यूनिट्स का एनालिसिस किया जा रहा है कि आज 200 यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, मंडे को हुआ कि नहीं हुआ, ट्यूसडे को हुआ कि नहीं, वेडनेसडे को हुआ नहीं। यानी जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है, आप इसको सिर्फ यही नहीं कह सकते हैं कि हम एट द एंड ऑफ द वीक पता करेंगे कि हमने 1400 यूनिट्स प्रोड्यूस किया कि नहीं किया। हम अपने गोल को डिवाइड कर लेंगे और उस ट्रेंड से पता कर लेंगे कि हम अपने गोल को एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड हम अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सो ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग आपके मन में रहती है कि कंट्रोलिंग हम कब करते हैं, एट द एंड नहीं। कंट्रोलिंग हम लोग उस समय करते हैं जैसा ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड होती है। यहीं पर हम 2-2 दिन पे भी एनालिसिस कर सकते थे, 3-3 दिन पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सबसे शॉर्ट टर्म पीरियड चूज़ किया कि हर डे वाइज हम लोग अपने टारगेट को एनालिसिस करेंगे कि हमने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए सही कदम उठाया कि नहीं उठाया। इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द कंट्रोलिंग। सो वी कैन से कि कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वह अपने गोल को 100% अचीव कर सके विथ इफेक्टिवनेस, विथ एफिशिएंसी, यानी कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम एज वेल एज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मिनिमाइजिंग द वेस्टेज। ओके, ये सारे गोल्स हमारे मैनेजमेंट के हैं और सारे गोल्स को हम अचीव करते हुए कंट्रोलिंग प्रोसेस को फॉलो अप करते हैं। So the according to Kuntz and O'Donnell, what is the definition of the controlling? Managerial control implies the measurement of accomplishment goal against the standard and correction of deviation to assure attainment of objective according to plans. यानी इनकी डेफिनेशन भी यही लगभग हमें इशारा कर रही है कि मैनेजरियल कंट्रोल जो है वो हमें ये बताता है कि हम अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमने अपने एक्चुअल वर्क को कितना मेज़र किया है और उसके अकॉर्डिंग हमारा डेविएशन क्या है, यानी हम कितने पीछे। डेविएशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड लेस
एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी स्टैंडर्ड गोल्स माइनस एक्चुअल परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड जैसे 1 डे का था 200 यूनिट्स और हम एक्चुअल कर रहे हैं मान लीजिए 150, तो अभी भी हम पर डे 50 यूनिट से पीछे चल रहे हैं। मैच का ही देख लीजिए, एक टीम को 20 ओवर्स में 120 रन चाहिए, यानी पर ओवर से 6 रन चाहिए। कैप्टन ने डिसाइड किया कि हम 5-5 ओवर का कंट्रोलिंग इस्टेब्लिश करेंगे। हर 5 ओवर में देखेंगे कि हम अपने प्री डिटरमाइंड गोल से कितना दूर है, यानी उसे हर 5 ओवर में, अगर आप खुद एनालिसिस करेंगे, आप क्रिकेट के बारे में जानकारी रखते होंगे तो आपको पता होगा कि अगर हम हर 5-5 ओवर को डिवाइड कर दें तो हमें हर 5 ओवर में कितनी ज़रूरत होगी, 30 रन की ज़रूरत होगी। यानी कैप्टन एंड द अदर टीम मेंबर हर 5 ओवर में अपने स्कोर कार्ड को देखेंगे कि हम 5 ओवर में 30 रन बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। अगर वो 30 रन से ज़्यादा बना रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर वो 30 रन से कम बना रहे हैं तो उनके लिए वार्निंग सिग्नल है। सो डेविएशन हम ऐसे पता करेंगे कि हमारा एक्चुअल गोल क्या है और हम कितना उससे पीछे चल रहे हैं, ताकि एट द एंड ऑफ द 20th ओवर, 20 ओवर के अंत में हम अपने गोल को अचीव कर लें। ऐसा ना हो कि हम अपने गोल को अचीव ना कर पाएँ। ओके, सो एट द एंड ऑफ द concept and definition, we can say controlling refers to the process of measurement of performance according to standard, measuring deviation, taking corrective action to achieve predetermined goal. Now we will move to the nature of controlling. Following are the eminent features of controlling that describe its nature. The first one is goal oriented process. Since controlling ensures that an organization resources are effectively and efficiently utilized for the achievement of goal, it is regarded as goal-oriented process. कंट्रोलिंग के अगर हम नेचर या फीचर्स की बात करें तो क्या कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड प्रोसेस नहीं है? यस है। वाई? बिकॉज हम इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द प्री डिटरमाइंड गोल, कि हम अपने प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव करने के लिए में सक्सेस हुए हैं कि नहीं हुए। सो basically controlling focus on the goal, so the controlling process totally focus on the goal. So we can say कि controlling established the control over our activity to determine the actual performance against a standard and calculate deviation and taking corrective action. So we can say कि कंट्रोलिंग का जो पूरा फोकस होता है वो गोल पे होता है कि हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। द सेकेंड वन इज परवेसिव। एट द सेम टाइम कंट्रोलिंग इज परफॉर्म बाय ऑल लेवल, ऑल टाइप्स ऑफ मैनेजर, ऑल मैनेजर्स एंड एज वेल एज ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्म, दैट इज मिडिल लेवल, लोअर लेवल एंड मिडिल टॉप लेवल, एज वेल एज प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एज वेल एज इन द हाउस होल्ड एंड द स्पोर्ट्स ऑल्सो। कंट्रोलिंग हर जगह एप्लीकेबल है, सो कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव। द थर्ड वन इज कॉन्टिन्यूअस। कंट्रोल शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड एज द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। हमारे मन में है कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, स्टार्ट होता है प्लानिंग से, एंड होता है कंट्रोलिंग से, लेकिन मैंने आपको बताया कि कंट्रोलिंग जो है वो मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन नहीं होता। उसके बेसिस पे हमें फिर से प्लानिंग करने का एक मौका मिल जाता है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया रिसेंटली कि सपोज़ हमें 20 ओवर में 120 रन चाहिए, 6 रन पर ओवर के अकॉर्डिंग रन चाहिए। हर 5 ओवर में हम एनालिसिस कर रहे हैं कि हमें 30 रन बने कि नहीं बने, और अगर 30 रन नहीं बने, 25 बन रहे हैं, तो क्या करेंगे? वहाँ हमारा फिर से एक नया प्लान स्टार्ट हो जाएगा। फिर से हम उसके लिए अलग से ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर से उसके लिए स्टाफिंग करेंगे। वही हमारी कंपनी की भी बात होती है कि हम क्वार्टरली, हाफ ईयरली या मंथली अपने प्रोडक्शन को, अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को एनालिसिस करते हैं कि हम अपने एनुअल टारगेट को अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो हम उसी प्लान को लेके चलते हैं। अगर हम देखते हैं कि वो चीज़ें हमें अपने गोल तक नहीं पहुंचा सकती, तो फिर हम उस प्लान को चेंज करते हैं। सो कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन तो हुआ नहीं। कंट्रोलिंग में सब सही पाया गया, कंट्रोलिंग में हमने अपने ऑब्जेक्टिव को सही ढंग से प्राप्त करने की बात हो गई कि हम अपने गोल को प्राप्त कर लेंगे, गोल को अचीव कर पाएंगे। सो
काम तो चलता ही रहेगा, डायरेक्टिंग चलता रहेगा एज इट इज़, बट अब से नहीं हो रहा है, हमारे गोल के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमें प्लान को चेंज करने की ज़रूरत है. सो कॉन्टिन्यूअस थिंग्स इज बेस्ड ऑन कि कंट्रोल इज द नॉट अ लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. बाय एनालिसिस डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग बेटर प्लान्स फॉर द फ्यूचर. यही बात मैं कह रहा हूँ. Thus, it is a function that brings the management cycle back to planning and it is regarded as a continuous function. यानी हम कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग प्रोसेस से हमें ये पता चलता है कि हमने स्टैंडर्ड के अगेंस्ट कितना परफॉर्मेंस किया है, उसके अकॉर्डिंग हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, फिर टेकिंग करेक्टिव एक्शन डिसाइड करते हैं कि हम अब ऐसा क्या करें ताकि हम फ्यूचर में अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, जो गाड़ी है वो पटरी पे वापस आ सकती है. सो सिचुएशन में कंट्रोलिंग प्लानिंग के लिए एक बेस है, यानी कंट्रोलिंग के हेल्प से हम फ्यूचर प्लान को और मजबूत और भी गोल ओरिएंटेड, गोल फोकस्ड बना सकते हैं. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 20 लाख करोड़ रुपीस हमारी इकनॉमी में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, क्योंकि ड्यू टू द कोरोना वायरस हमारी इकनॉमी काफ़ी पिछड़ गई. सो उन्होंने काफ़ी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर एज वेल एज द वित्त राज्य मंत्री, उन्होंने भी हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ अनाउंसमेंट सुनाई. वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑलरेडी हमारे देश का जो 2020-21 का बजट ऑलरेडी फरवरी 2020 का अनाउंस हो चुका है. बट अभी फरवरी में अनाउंस हुआ, मार्च अप्रैल आते आते इंडिया के ऊपर, ऑल ओवर वर्ल्ड के ऊपर एक बहुत बड़ी क्राइसिस आ गई. सो उन्होंने फिर 3 महीने 4 महीने के अंदर ही उन्होंने फिर से बजट डिज़ाइन किया, एडिशनल बजट डिज़ाइन किया कि इस कोरोना के कारण जो भी हमारी इकनॉमी ख़राब हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, हमें उसे फिर पटरी पे लेकर आना है. सो हमने सोचा क्या था, हुआ क्या. फैक्टर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, कंट्रोलेबल हो सकते हैं, अनकंट्रोलेबल हो सकते हैं. तो ये जो फैक्टर्स हमारे देश में हुए वो तो कैसे फैक्टर्स हैं, अनकंट्रोलेबल. तो अनकंट्रोलेबल फंक्शन भी हमारे इंडस्ट्री के सामने, हमारे नेशन के सामने आते हैं. हम उनको कैसे टेकअप करते हैं, हम उसको कैसे फेस करते हैं, यही तो बिजनेस और हमारे फाइनेंस एरिया के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा चैलेंज है. सो कंट्रोलिंग के हेल्प से हम ये पता करते हैं कि अभी तक हमको क्या लॉसेस हुआ और हम उसके अकॉर्डिंग डेविएशन निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग देयर आफ्टर हम सजेस्टिव मेजर निकालते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट करके हमें बताया कि हम किस एरिया में कितने पैसे लगा रहे हैं, किस एरिया में हम एज ए सिक्योरिटी दे रहे हैं, किस एरिया में हम लोगों को इनिशिएट कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और जो इकनॉमी उतर गई है पटरी पे से, जो इकनॉमी अपनी दिशा को भूल गई है, उसको फिर उसी दिशा में लाया जा सके. सो वी कैन से कि कंट्रोलिंग के हेल्प से हमें फर्दर प्लानिंग का एक बेस मिलता है. नेक्स्ट वन इज़ बोथ द बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन. अब ये मैं बात करूँ, कंट्रोलिंग जो है वो कॉइन की तरह है. कॉइन के जैसे 2 साइड होते हैं, एक बैक साइड होता है, एक फ्रंट साइड होता है, जिसे हम हेड और टेल बोलते हैं. वैसे कंट्रोलिंग का भी 2 फेसेस है, वो बैकवर्ड लुकिंग भी है एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग भी है. यानी कंट्रोलिंग जो है वो पास्ट प्लानिंग को भी एनालिसिस करता है और फ्यूचर प्लानिंग के लिए बेस देता है. जैसे मैंने बताया, पहले जो मैंने प्लान डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजिंग हुआ, उसके अकॉर्डिंग स्टाफिंग हुआ, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टिंग हुआ. अब कंट्रोलिंग से पता कर रहे हैं कि वो जो प्लान हमने डिसाइड किया था इन दी पास्ट वो कितना % सक्सेसफुल हुआ, उसके अकॉर्डिंग काम किया. अब कंट्रोलिंग का एक साइड ये भी है कि वो हमें ये भी बता रहा है कि भैया पिछली बार ये गलती हुई थी, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करनी. यानी नेक्स्ट टाइम जो हम प्लान करेंगे तो उन सारे प्रॉब्लम्स को, उन सारे कमियों को, ड्रॉबैक्स को हटा के फिर प्लान करें. सो द कंट्रोलिंग इज़ अ बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस बिकॉज इट इज़ अ लाइक अ पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटी टू फाइंड आउट डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड प्लान. यानी जो हमने प्लान बनाया है उसका पोस्टमार्टम करता है और बताता है कि हमने कि पास्ट एक्टिविटी में क्या कमी रह गई.
and it is also a forward looking process as it seek to improve future result by taking corrective action. यानी हमें अब गलतियाँ ही नहीं बताना है, कंट्रोलिंग हमें ये भी बताता है कि हम फ्यूचर में ऐसा क्या करें ताकि वो सारे जो रिज़ल्ट एडवर्ड्स आए थे उनको हम फिर से अपने फेवर में ला सकें. सो दे आर बेसिकली 4 फीचर और नेचर ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस. दैट इज़ द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, गोल के लिए फोकस्ड होता है, परवेसिव है, हर जगह अप्लाई होता है कंट्रोल, कॉन्टिन्यूस है यानी कंट्रोलिंग इज नॉट ए लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, इट इज़ अ बेस फॉर द फ्यूचर प्लानिंग, एज वेल एज कंट्रोलिंग जो है वो पास्ट प्लान का एनालिसिस करता है और फ्यूचर प्लान के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है, एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. अब इतना कुछ डिस्कशन होने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कंट्रोलिंग की इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस आपको पता नहीं चली, लेकिन इन सारे सिग्निफिकेंस को हम कुछ वर्ड्स में, कुछ हेडिंग्स में आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं. कंट्रोलिंग इज अ indispensable function of management due to the following reason. The first one, accomplishing organizational goal. It measures progress towards the organization goal and find out deviation. In the absence of control system, activity may not be carried out according to plan. Thus, we can say it guides the organization and keep it on the right track so that it can attain its goal. पहला पॉइंट तो एकदम वही है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ. अगर कंट्रोलिंग नहीं होता तो क्या हमें पता चलता कि हमारा जो काम है, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो सही ट्रैक पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल से कितना दूर हैं, हम अपने एक्टिविटी में क्या चेंजेस लाएं जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल के और करीब आ जाएं. ओके. द सेकंड वाज जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड. तो इन effective control system, manager can easily judge the accuracy of standard. It also keeps a careful check on the changes taking place in the organization and it is in the environment which facilitate the review of standard in the light of such changes. Standard का मतलब क्या होता है ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए. Standard का मतलब होता है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव. हमने जो पहले से ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है उसकी एक्यूरेसी को भी चेक करता है कि हमने जो कुछ स्टैंडर्ड बनाए थे, जो कुछ हमने ऑब्जेक्टिव बनाए थे वो सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन था कि रियलिस्टिक था. कभी कभी हम गोल इतने बड़े डिसाइड कर लेते हैं कि हम कितना भी अच्छा प्लान करें हम उस गोल को अचीव नहीं कर सकते, या हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है या फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, किसी न किसी रीज़न से. तो कंट्रोलिंग प्रोसेस में हम अपने स्टैंडर्ड को भी की एक्यूरेसी को भी जज करते हैं कि जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल हैं कि नहीं है, और जो फ्यूचर में चेंजेस आ रहे हैं, जो फ्यूचर में जो अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर का जो नेचर है उसके स्पेस में हम अपने स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी को मेज़र करते हैं और हम ये डिसाइड करते हैं कि एक इफ़ेक्टिव प्री डिटरमाइंड गोल क्या हो सकता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं अटेनेबल प्री डिटरमाइंड गोल क्या हो सकते हैं. कुछ गोल ऐसे होते हैं जो अनअटेनेबल होते हैं जिसको हम अचीव नहीं कर सकते. द थर्ड वन, मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. ये तो एकदम क्लियर है कि कंट्रोलिंग की हेल्प से हमें पता चलता है कि हमने अपने रिसोर्सेज को कितना अच्छे से यूज़ किया है, कितना वेस्ट किया है, कितना स्पॉइल किया है. फोर्थ वन इज़ इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन. इट हेल्प्स एम्प्लॉयज़ इन रियलाइजिंग व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच दे आर अप्रेज्ड. दिस मोटिवेट्स देम टू परफॉर्म द बेटर. एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन जो होता है बेसिकली उनके परफॉर्मेंस पे होता है, लेकिन अगर उन्होंने परफॉर्मेंस किया बट अगर हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, अप्रिशिएट कब करेंगे, प्रश्न नहीं उठता है. अब आप खुद सोचिए कि आपने कोई काम किया, मैं आपको अप्रिशिएट कब करूँगा, आपको मोटिवेट कब करूँगा? जब आप गोल के अकॉर्डिंग काम करेंगे. मैंने आपको 100 यूनिट्स बनाने को दिया और आपने 100 यूनिट्स बना दिया, यानी स्टैंडर्ड है, उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन हो रहा है, यानी कहाँ हो रहा है, कंट्रोलिंग में ही तो हो रहा है. तो कंट्रोलिंग के हेल्प से ही तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रहे हैं. यानी मोटिवेशन तभी देते हैं या इंक्रीमेंट तभी देते हैं या एक्स्ट्रा पैसा तभी देते हैं जब अपने गोल को अचीव कर रहे हैं टाइमली. डिविजिबल गोल को, पूरे गोल को एक साथ अचीव करेंगे तब हम थोड़ी ना आपको, ताकि आप सही लाइन पे चलते रहिए. द फिफ्थ वन इज इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. By keeping
A change check on the activities of the worker. Controlling creates an atmosphere of order and discipline among them. It also helps to keep a check on the dishonest behavior of employees. अब देखिए एम्प्लॉयज़ को उनके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के लिए हम उनको मोटिवेट करते हैं, एज वेल एज उनके कोई नेगेटिव वर्क के लिए, नेगेटिव परफॉर्मेंस के लिए उनको पनिश भी कर सकते हैं, उनको डिसिप्लिन और ऑर्डर में भी फैसिलिटेट कर सकते हैं. कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को रूल्स एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग काम करना सिखाते हैं. क्योंकि अगर हमारे सामने एक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव को मेज़र करने के लिए, हमारी परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए एक प्रोसेस नहीं होगा, तो हम अपने काम को सही ढंग से नहीं करेंगे. यानी एक कह सकते हैं ना, एक मेरे ऊपर भी कोई है जो मुझे वॉच कर रहा है. ऊपर वाला सब देख रहा है, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है वो कैसे जज करे कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो. यानी आप टाइमली वर्क कंप्लीट कर रहे हो, मिनिमम यूज रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन दे रहे हो. सो इस बेसिस पे हमने आपको जज करने की कैपेबिलिटी पे डेवलप करता है कंट्रोल. द नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन in action. It provides direction to all activities, and each department and employees is governed by predetermined standard which helps in establishing coordination among them. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कंट्रोलिंग का. देखिए कंट्रोलिंग में स्टैंडर्ड की काफ़ी बात होती है. हम इसमें स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं, उसके अकॉर्डिंग डेविएशन कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग करेक्टिव एक्शन डिसाइड करते हैं. तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्टिंग में काम हो रहा है वो किसको लेकर हो रहा है. प्री डिटरमाइंड गोल स्टैंडर्ड को लेकर हो रहा है कि हमें पर डे इतना यूनिट प्रोड्यूस करना है, वीकली इतना यूनिट प्रोड्यूस करना है, हर 5 ओवर में इतने रन बनाने हैं. तो कहीं ना कहीं वो गोल, वो स्टैंडर्ड आपको कोऑर्डिनेशन के लिए मोटिवेट कर रहा है. एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन होगा तभी लोग अपने अपने गोल के लिए अचीव हो पाएंगे. जैसे प्रोडक्शन मैनेजर का ये गोल है कि वो पर डे इतना यूनिट प्रोड्यूस करे. सेल्स मैनेजर का अपना है कि वो पर डे इतना सेल करें. फाइनेंस मैनेजर का अपना है कि टाइमली इतना पैसा रिम्बर्स हो जाए, इतना पैसा रिकॉर्ड हो जाए. ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन पे ही तो बेस्ड हैं. अगर सेल्स मैनेजर का टारगेट है उसे पर डे 70 to 80 यूनिट सेल करना है, तो वो 70 to 80 यूनिट्स कहाँ से आएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास से आएगा. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं सेल्स डिपार्टमेंट के साथ लिंक है. तो दोनों अपने गोल को अचीव करने के लिए एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? प्रॉपर कोऑर्डिनेट करेंगे. सो वी कैन से कि जो कंट्रोलिंग है वो न सिर्फ एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, बल्कि वो एम्प्लॉयज़ को कहीं ना कहीं डिसिप्लिन और ऑर्डर के अंदर काम करने के लिए फोर्स करता है, एज वेल एज वो सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने में भी हेल्प करता है. सो that is a few importance of the controlling process, that is accumulation organization goal, judging accuracy of standard, making efficient use of resources, and improving employees motivation, ensuring order and discipline, and facilitating coordination in action. So आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली ये स्टडी किया कि कंट्रोलिंग क्या है एंड कंट्रोलिंग की क्या डेफिनेशन है, कंट्रोलिंग के क्या नेचर है, यानी उसकी क्या क्या फीचर्स हैं. और वी कैन सी डैट आज के इस वीडियो देखने के बाद आप ये ज़रूर कहेंगे कि मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड कंट्रोलिंग इज़ नॉट ए लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. इट इज़ अ बेस फॉर द फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर मैनेजमेंट. अगर हम फ्यूचर में किसी एक्टिविटी को मैनेज करना है, किसी गोल को अचीव करना है, तो जो पास्ट एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं हमें उसे फ्यूचर प्लान को डिसाइड करने में काफ़ी हेल्पफुल करता है. ओके, सो आई होप कि आज का जो वीडियो है वो आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा. बट इन केस ऑफ एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, this topic, that is concept of controlling, definition of controlling, nature and characteristics of controlling, importance of controlling, so please ask me in the online classes as well as in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.